सर बस 5 मिनट में सेशन शुरू करेंगे। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। अदर्स मेंबर्स भी ज्वाइन करने वाले हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? सर वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज, टर्न ऑफ योर वीडियो। सभी को मेरी आवाज आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज चैट बॉक्स में सभी जने सब रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। ओके निशित, ओके निशित। मोटोरोला वन फ्यूजन, ओके। व्हाट अबाउट आशुतोष, विनायक? अच्छा सर, तो अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, प्रो ट्रेडर्स जमादान। ठीक है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हम हिंदी में ही कवर करेंगे। हमारी ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज होगी वो हिंदी में होगी। कुछ बेसिक टेक्निकल टर्म्स होंगे जो हम इंग्लिश में यूज करेंगे। अदरवाइज ये पूरा सेशन, पूरा बैच हिंदी में रहने वाला है। ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ जो पूरे सेशन में, मतलब पूरी क्लास में ना, 25 दिन जो क्लासेस चल रही हैं उसमें ये काम आने वाले हैं। ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इन रूल्स को कम्प्लीटली फॉलो करें पूरे सेशन में। तो मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स जो हैं हमारे, पहले आप वो जान लीजिए। बेसिक रूल्स टू फॉलो ड्यूरिंग द सेशन। अच्छा, जो पहला रूल है मैं आप सभी को बता देता हूँ। एक सेकेंड, चैट ऑप्शंस। ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट रूल है वो बता देता हूँ। यूज योर रजिस्टर नेम। सभी जो भी जूम जूम के थ्रू जब मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, सभी अपना वहां पे अपना रजिस्टर्ड नेम डालेंगे। जैसे अभी किसी ने अपना नेम डाल रखा है मोटोरोला वन फ्यूजन, तो सर मुझे आपका नाम ही नहीं पता एक्चुअल में, है ना। अगर मुझे आपसे कोई सवाल पूछना होगा तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा अगर मुझे आपके बारे में आपका नाम ही नहीं पता है। तो प्लीज सभी अपना एक्चुअल जो नेम है, जो नेम उन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय दिया है, वही यूज करेंगे यहाँ पे। कोई दूसरा नाम और कोई भी डिवाइस का नेम वो यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। ठीक है। जो सेकंड रूल है, सभी जब ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना ऑडियो म्यूट कर देंगे, अपना माइक को म्यूट करेंगे। ठीक है। वीडियो भी उनका ऑफ रहना चाहिए। इससे बाकी सभी को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कोई भी जब सेशन चल रहा है, मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि माइक ऑन रह जाता है और बीच में इंटरप्ट होता है बहुत। तो सभी अपना माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे कंप्लीटली। ठीक है। अब फोर्थ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, चैट ऑप्शन। किसी को कोई भी डाउट है, सेशन शुरू होने से पहले उसके बीच में कोई भी टॉपिक चल रहा है, उसे कोई भी डाउट है, वो चैट ऑप्शन यूज करेगा। वो माइक ऑन नहीं करेगा। अगेन, माइक ऑन नहीं करना चाहिए चैट ऑप्शन में। आप कोई भी डाउट आ रहा है आपको, आप हैंड टू हैंड चैट ऑप्शन में लिख दीजिए, मैं उसे देख करके आपको उसी समय रिप्लाई करूंगा। अच्छा, एक बात और है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी टॉपिक में बढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक के बीच में आप चैट ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। उस टॉपिक के बीच में आपको कोई डाउट नहीं पूछना है। टॉपिक शुरू होने से पहले मैं हमेशा आपसे पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। टॉपिक जब एंड हो जाएगा तब मैं ऑब्वियसली आपसे हमेशा पूछूंगा कि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है या नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो, आप चैट ऑप्शन यूज करें। टॉपिक के इन बिटवीन आप चैट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है। किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है या वीडियो नहीं अच्छे से दिख रहा है, तो प्लीज आप चेक कर लेना क्या ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है। क्योंकि अगर सभी को प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो मेरी डिवाइस में प्रॉब्लम होगी, मैं उसे चेक करूंगा। अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके ही डिवाइस में आ रही है, आपको ही मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज आप अपना डिवाइस रीचेक करोगे। हो सकता है कि आपके डिवाइस में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो आप उसे रीज्वाइन करना मीटिंग को, या फिर रीचेक करना। ठीक है। उसे मैं हैंड टू हैंड सॉल्व कर दूंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। आपका कोई सेशन छूट गया, जैसे आपकी आज की क्लास अटेंड नहीं हो पाई या आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, तो मैं आपको हमेशा उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। जैसे हम आज जो भी क्लास ले रहे हैं ना, आज जो हमारी सेशन चल रहा है,
ये पूरा रिकॉर्ड होगा और ये विद इन अ 1 डे, तो कल के 1 दिन के अंदर अंदर इसकी रिकॉर्डिंग आपके मेल आईडी पे, आपके मेल एड्रेस पे पहुंच जाएगी, तो आपको उसका एक्सेस दे दिया जाएगा 1 दिन के अंदर अंदर। पर सपोज आपकी कल की क्लास छूट गई, ठीक है, अब आपको परसों क्लास अटेंड करनी है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली अटेंड करेंगे, आप पहले कल की क्लास का रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कर सकते हैं। मतलब हर क्लास का सीक्वेंस है, सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं करना है, अगर आप आगे पीछे करेंगे ऐसे बहुत बार हो सकता है आपको कोई टॉपिक में कंफ्यूजन आ जाए। ठीक है, आज का जो भी आज हम पढ़ेंगे ना, वो कल उसके आगे ही कंटिन्यू रहेगा, वो जुड़ा हुआ है। जो सभी के सभी सेशन एक सीक्वेंस में चलेंगे, उस सीक्वेंस को आप सभी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक रूल्स है, ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं पूरे सेशन में, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप फॉलो नहीं कर पाए। तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि आप ये सभी रूल्स फॉलो करें अच्छे से स्ट्रिक्टली, क्योंकि अगर मुझे लगा कि कोई भी स्टूडेंट है जो इस रूल को बार बार ब्रेक कर रहे हैं, मैं उनका डिवाइस ब्लॉक कर सकता हूँ, और एक बार ब्लॉक करने के बाद वापस वो अनब्लॉक नहीं होगा। वो इस मीटिंग में फिर वो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाएगा उस दिन, फिर उसे रिकॉर्डिंग ही एक्सेस करनी पड़ेगी नेक्स्ट डे के लिए। ओके, एम आई क्लियर? सर अगर आप सभी को ये बातें क्लियर है, सभी को ये रूल्स क्लियर है, प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, चैट ऑप्शन में यस लिख दीजिए सभी, सभी को ये रूल्स क्लियर है तो। मोटोरोला वन फ्यूजन, सर आपने अभी भी अपना नाम नहीं चेंज किया, प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए, मुझे आपका नाम नहीं पता है। आशुतोष, विनायक, दीक्षा, एम आई क्लियर? सभी के रूल्स क्लियर हैं? ओके, खिमजी भाई परमार, ओके खिमजी भाई परमार, सर आप अपना नाम चेंज कर लीजिएगा प्लीज नेक्स्ट मीटिंग में, अभी तो कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो प्लीज नाम चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि आज हम करने के वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आज का टॉपिक का नाम ही है, बेसिक टर्म्स हम आज शुरू करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ क्विक मिनट, 2 मिनट्स प्लीज। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जी, तो बेसिकली आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिक टर्म्स जानेंगे। हम पूरा वो जो भी ये बैच शुरू कर रहे हैं ना, हो सकता है आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत समय से ट्रेड कर रहे हैं, जिनको अच्छी खासी ट्रेडिंग की नॉलेज है। कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जिनको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता है, जो जस्ट एक नए ट्रेडर हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन्हें बेसिकली नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी हमारे जो क्लास स्टार्ट करेंगे ना, हम पूरा स्क्रैच से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। मतलब कोई भी जल्दी नहीं है ऐसा कि आज के आज हमें सब कुछ सीखना है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन वगैरह सब सीखना है, और कब बाय करना है कब बेचना है, ये सब अभी कभी सीखना कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, वो सर दोस्तों ये है कि हम बेसिक टर्म समझें, कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती क्या है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है? ठीक है, सबसे पहला आता है बाय और सेल। ठीक है, इसके बारे में नाम से आपको पता चल गया होगा बाय और सेल होता क्या है, खरीदना बेचना। एक नॉर्मल सी आम भाषा में आपसे बात करता हूँ, कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं, कोई भी धंधा उठा के देख लो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है खरीदना बेचना। ठीक है, किस रेट में खरीदना है, कब खरीदना है, किस भाव में बेचना है, कब बेचना चाहिए, किस दिन क्वांटिटी में बेचना है, ये सब हर धंधे की एक नींव होती है। कोई भी आप धंधा शुरू करोगे आपको ये आना ही चाहिए कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन सी रेट में खरीदना है, कौन सी रेट में बेचना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, ठीक ऐसा स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स को है ना, जैसे इक्विटी है, कमोडिटी है, फॉरेक्स फॉरेक्स इंजेंस है, करेंसी है, इन सबको हम खरीदते हैं बेचते हैं। ठीक है, इसमें एनसीडीएक्स हो गया, ये सब हम किसी भी स्टॉक को पहले बाय करते हैं कम प्राइस में, फिर उसको सेल करते हैं हाई प्राइस में ताकि हमें प्रॉफिट हो। सबका एक ही मोटिव होता है, सबको प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बाय करते हैं लो प्राइस पे, सेल करते हैं हाई प्राइस में। क्या करते हैं हम, बाय करते हैं लो प्राइस पे, सेल करते हैं हाई प्राइस में। तो ये स्टॉक मार्केट में बाय और सेल होता है।
ठीक है, अब मैं इसमें एक आपको ये होगा। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए। बहुत सारे जने ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो एक बार सब अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताओगे, अपना प्रोफेशन, आप कौन से प्रोफेशन से हो और आप किस सिटी से हो। तो प्लीज एक बार अपना सभी क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। चैट बॉक्स में सब अपना इंट्रोडक्शन लिख दे सर। एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, आशुतोष जी झांसी से हैं, फूड डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। ओके। विनायक जयपुर से हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं। अच्छा, आप पंजाब में पोस्टेड हो, झांसी से, आप झांसी के रहने वाले? ओके आशुतोष जी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर है निशिंत जी, चंडीगढ़ से। खीमजी भाई परमार ट्रेडर हैं, गुजरात से। ओके सर, ओके, ठीक है। सर मैं जयपुर से हूँ। मैं 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन ही यही है, मेरा बिजनेस भी यही है। मैं केवल केवल स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ। थोड़ा ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। ठीक है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट हमने ये समझ लिया है बाय और सेल होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट की। तो सर लॉन्ग, इससे डेफिनेशन समझ में आता है, हम किसी भी स्टॉक पे तेजी पे है, हमने कोई चीज खरीद रखी है, जैसे मैंने एक्स वाई जेड स्टॉक खरीद रखा है, तो उसका मतलब ये होगा मैं उस स्टॉक पे लॉन्ग हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। बेसिक बेसिक टर्म्स। सर अब बात करते हैं लॉन्ग की। ठीक है, तो सपोज अब मैं रिलायंस पे, रिलायंस रिलायंस बाय 100 शेयर्स एट 1000, एट 2500 रुपए पे मैंने रिलायंस के शेयर्स बाय किए। ठीक है, तो उसका मतलब यह मैं रिलायंस पे लॉन्ग हूँ। ठीक है, और अगर मैं शॉर्ट हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? रिलायंस लाइन शेयर सोल्ड एट 2600। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस शेयर पे शॉर्ट हूँ, मैं उस पे शॉर्ट हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो इज इक्वल टू लॉन्ग है, और मैं किसी स्टॉक को सेल कर रहा हूँ तो दैट इज इक्वल टू शॉर्ट। कैन आई से दैट? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं किसी स्टॉक को बाय कर रहा हूँ तो मैं उस पर लॉन्ग हूँ, किसी स्टॉक को मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं उस पर शॉर्ट हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ। आप यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज सभी जने चैट पे एक्टिव रहना। मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका प्लीज आप जवाब दें। ये सबको समझ में आ गया? अगर मैं किसी स्टॉक पे बाय कर रहा हूँ तो मैं लॉन्ग हूँ, सेल कर रहा हूँ तो शॉर्ट हूँ। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा अब एक बात मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कि हम स्टॉक मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं? पहले से स्टॉक मार्केट हमें इस फैसिलिटी देता है, किसको पता है ये? किस किस को पता है कि स्टॉक मार्केट में हम कुछ भी बेच सकते हैं? किसको पता है? ओके, आशुतोष। ओके, निशित, प्रेम जी, विनायक, दीक्षा, प्लीज रिप्लाई। किस किस को पता है कि हम स्टॉक मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट हमें ये फैसिलिटी देता है, एकमात्र ऐसा धंधा है दुनिया में जो हमें बेचने की पहले फैसिलिटी देता है, एकमात्र ऐसा बिजनेस है इस दुनिया में। वरना आपको हर बिजनेस से पहले खरीदना पड़ता है, फिर आप उस स्टॉक को बेच सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो, उससे पहले नहीं। स्टॉक मार्केट ही केवल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पहले शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। शॉर्ट मतलब वो काफी चीजें ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो नए हैं, उनको नहीं पता है कि शॉर्ट कैसे करते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, बेसिकली हम नॉर्मल बिजनेस में करते ही हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। सपोज मैं बाय करता हूँ रिलायंस
ठीक है, मैंने बाय किया रिलायंस 2500 पे। ठीक है, फिर मैंने सेल किया रिलायंस 2600 पे। ऑब्वियसली हम हमेशा हर बिजनेस में यही करते हैं कि हम कम रेट पर खरीदते हैं, हाई रेट पे बेचते हैं, क्यों? ताकि हमें प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, मैं लॉन्ग हो गया उस स्टॉक पे। मैंने रिलायंस को लॉन्ग किया था 2500 पे, फिर 2600 पे उसको बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया 100 रुपए का। ठीक है, तो ये तो हो गया मैंने लॉन्ग करके प्रॉफिट कमाया। अब होता है स्टॉक मार्केट में जब हम शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी भी दूसरे बिजनेस में ये करना। मतलब बेसिकली कोई दूसरा बिजनेस अलाउ ही नहीं करता कि हम कोई भी स्टॉक पहले शॉर्ट करके उसमें प्रॉफिट कमा लें। भाई बेच के कोई प्रॉफिट नहीं कमाता है, पहले उसको खरीदना ही पड़ता है। पर आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें कैसे करते हैं? सपोज मैंने रिलायंस है, ठीक है, मैंने रिलायंस पहले सेल किया। सेल किया, कितने पे सेल किया मैंने? 2500 पे सेल किया। अब मैं रिलायंस बाय कर रहा हूँ, ठीक है, 2400 पे बाय कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ प्रॉफिट कमा लिया, कितने का? 100 रुपए का। स्टॉक मार्केट ही केवल एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप मंदी में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब आप समझिए जहां पे कभी कोई मंदी आ गई, तेजी में तो सभी प्रॉफिट कमाते हैं। तेजी मतलब हम लॉन्ग है किसी भी स्टॉक पे, लॉन्ग है क्यों लॉन्ग है? क्योंकि वो आगे बढ़ने वाला है, उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। सिंपल सी बात है। तो हमने रिलायंस 2500 पे खरीदा, 2600 पे बेच दिया, 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, निकल गए हम। ठीक है, अब बात आती है मंदी पे। मंदी पे कैसे प्रॉफिट कमाएगा कोई आदमी? सपोज आपका काम है रियल एस्टेट का काम है, मंदी चल रही है, कोई भी रियल एस्टेट में बूम है ही नहीं, सब जगह मंदी है, आप कैसे प्रॉफिट कमाओगे? आपका 25 लाख की कॉस्ट थी, आप उस हाउस को, उस फ्लैट को कितने रुपए पे निकाल पाओगे मंदी में? आप प्रॉफिट में निकाल पाएंगे क्या उसे? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई एवरीबॉडी, प्लीज रिप्लाई। क्या आप कभी भी मंदी में कोई भी एसेट को प्रॉफिट में निकाल पाएंगे, वहां से प्रॉफिट कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, एग्जैक्टली exactly। हम कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाने का केवल और केवल एक ही तरीका है स्टॉक मार्केट में। आप स्टॉक मार्केट में मंदी हो चाहे तेजी हो, आप दोनों जगह प्रॉफिट कमाएंगे। सपोज अगर तेजी है तो आप तो स्टॉक को खरीद ही रहे हैं, फिर उसको ऊपर हायर रेट में आप बेच रहे हैं, तो आप लॉन्ग करके पोजीशन में पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, जब मंदी है तो आप शॉर्ट करके पोजीशन में पैसा कमाते हैं। शॉर्ट करके कैसे? आपको पता है आगे मंदी है, कोई भी स्टॉक नहीं चलने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आपने उसी समय रिलायंस को 2500 के भाव पे बेच दिया। अब जैसे ही मंदी आई, रिलायंस का स्टॉक 2400 पे आया, आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमा करके उसको, रिलायंस को हाथों हाथ बाय कर लिया, और 100 रुपए का प्रॉफिट कमा करके आप निकल गए। तो स्टॉक मार्केट में आप चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, आप हमेशा पैसा कमाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आशुतोष आप एक्टिव नहीं हो? प्रेम जी आप एक्टिव नहीं है, आप रिप्लाई कीजिए प्रेम जी। किम जी भाई आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये कैसे होता है, ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे से। इसको अब हम भी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में हम बाद में समझेंगे, थोड़ा डिटेलिंग में हम बाद में जाएंगे। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, समरी में। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको चलो आ जाते हैं। तो हमारा लॉन्ग और शॉर्ट हो गया, बाय और सेल हो गया। डिमांड सप्लाई मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के ऊपर हमारी पूरी स्ट्रेटेजी टिकी हुई है। सब कुछ इसी के ऊपर है। मैं इसको आपको डिमांड और सप्लाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिमांड और सप्लाई पूरे के पूरे 25 दिन हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करने वाले हैं, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, बात आती है, अब सपोज मुझे ये बताओ, अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग कर रहे हो, किसी भी शेयर पे आप लॉन्ग कर रहे हो, जैसे आपने रिलायंस लॉन्ग किया, रिलायंस को बाय किया,
रिलायंस के आपने 1000 शेयर बाय किए, सपोज मैंने रिलायंस रिलायंस के शेयर्स बाय किए 1000 शेयर्स 2500 के भाव में, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं लॉन्ग हूँ, ठीक है, मैं लॉन्ग हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ और मैं उस पे बुलिश हूँ, ठीक है। यही हुआ ना उसका मतलब। अगर मैं किसी स्टॉक को मैंने किसी स्टॉक को खरीदा है तो मैं उस पे लॉन्ग हूँ, उसको बाय करना चाहता हूँ, उस पर मैं बुलिश हूँ, ठीक है। अब मैंने रिलायंस के शेयर सेल किए 1200 के भाव में। क्यों सेल किए, क्योंकि मैं उस पर शॉर्ट हूँ, उसको सेल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस स्टॉक पे बियरिश हूँ। तो बुलिश और बियरिश सेम होता है। अगर आप फर्स्ट बाय कर रहे हो, सपोज मैं फर्स्ट फर्स्ट बाय कर रहे हो देन सेल कर रहे हो, तो आप उस स्टॉक पे क्या हो, लॉन्ग हो, ठीक है, आप उस पे बुलिश हो, ठीक है, आप उस पे लॉन्ग हो, आप उस पे बुलिश हो, इसका मतलब ये होता है। और सेकंड, अगर आप किसी स्टॉक को सेल कर रहे हो, सेल फर्स्ट एंड देन आप बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ आप पहले उस स्टॉक पे शॉर्ट है, उस पे आप बियरिश हो, ठीक है। तो ये टर्म्स क्लियर हो गए आपको, बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट बुलिश बियरिश, ये टर्म सभी आपको क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को। आप किसी भी चीज पे लॉन्ग हो सकते हो, आप स्टॉक पे लॉन्ग हो सकते हो, इंडेक्स पे लॉन्ग हो सकते हो, कमोडिटी पे लॉन्ग हो सकते हो, करेंसी पे लॉन्ग हो सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आप बियरिश भी हो सकते हो, ठीक है। ये सब आपको क्लियर हो गया, ये टर्म्स क्लियर है सभी को। ठीक है सर, ठीक है। इससे आपके है ना, बुलिश और बियरिश है ना, ट्रेडिंग होता है, ठीक है। बुलिश और बियरिश हम किसी भी चीज पे तो हम ये ट्रेड करते हैं, हमें पता होता है कि हम चीज पे बुलिश है, हमें स्टॉक ये बुलिश लग रहा है तो हम ट्रेड करते हैं, बियरिश होता है तो हम शॉर्ट करते हैं। ये टाइम टू टाइम हमें पता चलता रहता है। जस्ट गिव मी अ क्विक मिनट, गिव मी अ फ्यू मिनट्स। अच्छा, आप शॉर्ट कब करते हैं, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं मार्केट में, इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ अभी। तो देखो, पहले मार्केट में ना दो तरह के सेगमेंट होते हैं, ठीक है। सेगमेंट जो होते हैं मार्केट के, स्टॉक मार्केट के सेगमेंट सेगमेंट दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सर इक्विटी, ठीक है, फर्स्ट होता है इक्विटी। एंड जो सेकंड सेगमेंट होता है वो होता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। इक्विटी के बारे में हम सभी जानते हैं कि इक्विटी में स्टॉक को हम कैश में परचेज करते हैं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने 1 लाख रुपए के पूरे रिलायंस के शेयर्स बाय कर लिए। आपके पास 1 लाख रुपए, आपने आइडिया बाय कर लिया, आपने बीएसएनएल, आपने एमटीएनएल बाय कर लिया, एमएमटीसी बाय कर लिया, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के आपके जो चाहे वो शेयर बाय कर सकते हो आप। हो सकते हैं आप उसको 25,000 रुपए, मतलब 25,000 के 4 स्टॉक्स बाय कर लिए, 30,000 करके आपने ऐसे स्टॉक्स बाय कर लिए। तो इक्विटी हम प्योरली एक एक शेयर का पैसा देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो नहीं होता है, पर बाहर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लगभग सभी स्टॉक एक्सचेंज में आप डिनोमिनेशन में ले सकते हो, 0.1%, 0.20, 0.50% आप कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई होती है स्टॉक्स की। जनरली इंडिया में इतने महंगे स्टॉक्स है नहीं जो आपको उनको डिनोमिनेशन में बाय करना पड़े। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक को छोड़ के, जैसे एमआरएफ वगैरह है, तो उनको आप, जैसे उनका शेयर ही लाख रुपए का चलता है कभी कभी, ठीक है। श्री सीमेंट है, 25,000 रुपए के आसपास चलता है, तो हो सकता है हम उनको एक साथ उसका एक शेयर बाय नहीं कर पाए। तो बाहर ऐसी फैसिलिटी होती है कि आप उसको 0.10% बाय कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में नहीं है ऐसी फैसिलिटी। तो इक्विटी में जनरली हम लोग कैश में ट्रेड करते हैं और पूरा का पूरा कैश वहां पे यूज होता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स में सर देखो, दो ऑप्शंस होते हैं डेरिवेटिव्स में, एक तो होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन, ठीक है।
फ्यूचर है ना, फ्यूचर हमेशा लॉट में काम करता है। फ्यूचर हमेशा लॉट में काम करता है। यहाँ पे सपोज लॉट दिया हुआ होता है, हर एक स्टॉक का एक लॉट साइज होता है, इंडेक्स का एक लॉट साइज होता है, और यहाँ पे मिनिमम एक लॉट पे काम होता है। मतलब आप अगर ट्रेड करना चाहते हो फ्यूचर में, तो आपको मिनिमम कम से कम एक लॉट या तो लॉन्ग करना होगा या शॉर्ट करना होगा। आप एक से कम लॉट में उसमें नहीं कर सकते हो। सपोज रिलायंस का जो लॉट साइज है, सपोज रिलायंस का आपका लॉट साइज है 250, ठीक है। मतलब आप अगर एक लॉट बाय कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ आपने रिलायंस के 250 शेयर्स लॉन्ग किए हैं। आप रिलायंस के आप रिलायंस पे बुलिश हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप एक लॉट परचेस कर रहे हो रिलायंस का, इसका मतलब ये हुआ आपने 250 शेयर्स बाय किए हैं, आपने रिलायंस पे लॉन्ग किया है, आप रिलायंस पे बुलिश हो, ठीक है। ये होता है फ्यूचर्स में। अच्छा, फ्यूचर्स में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा। ऑप्शंस, अब ऑप्शन में क्या होता है सर, ऑप्शन में भी है ना लॉट, लॉट साइज की तरह होता है, ऑप्शन में भी लॉट होता है। बेसिकली फ्यूचर और ऑप्शन लगभग सेम होता है। जो फर्क इनमें होता है ना, वो मार्जिन का होता है। फ्यूचर में आपको ज्यादा मार्जिन लगता है, ऑप्शन में बहुत कम मिनिमम मार्जिन लगता है। इसके बारे में हम सबसे लास्ट में समझेंगे। जो सबसे हमारी लास्ट क्लास होगी ना, वहां पे समझेंगे कि ऑप्शन होता क्या है और उसमें वर्किंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ उसका। ऑप्शन में लॉट साइज होता है, इसमें भी हम मिनिमम 1 लॉट में हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे निफ्टी का जो ऑप्शन, जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 50 है। उसमें निफ्टी के 50, आप 50 निफ्टी पे लॉन्ग करते हो, ठीक है, 50 यूनिट पे लॉन्ग करते हो। तो बैंक निफ्टी है, उनका 15 है, 8% करेंट। ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सेबी इसको हमेशा रिव्यू करता है, और वो कभी भी इनको चेंज कर सकता है, वो नोटिफिकेशन देता है पहले ही, ठीक है। तो ये हमने सेगमेंट समझ लिए कि स्टॉक मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं, इक्विटी और डेरिवेटिव। इक्विटी हम जनरली कैश में काम करते हैं, हमारे पास जितना कैश अवेलेबल होता है हम उतने रुपए के ही सिर्फ शेयर्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। डेरिवेटिव्स में हम हमारे पास फ्यूचर और ऑप्शंस होता है, इसमें हमें लेवरेजिंग की फैसिलिटी मिलती है। लेवरेजिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें दो सेक्टर्स होते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन। फ्यूचर में लॉट में काम होता है, ऑप्शन में भी लॉट में काम होता है, और मिनिमम एक लॉट दोनों में ही बाय या शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ थे, शॉर्ट, शॉर्ट। तो आशुतोष, निशित, खेम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भरवान जी, सभी से पूछना चाहता हूँ, हम स्टॉक को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई स्टॉक है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, आपके अकाउंट में ही नहीं है, तो आप उसको शॉर्ट कैसे करोगे। कैन यू प्लीज टेल मी, फ्यूचर सेल करके। आशुतोष, ओके, सही बता रहे हो आप, ठीक है। कुछ और, कोई और बता सकता है, कोई और जवाब दे सकता है, आप कैसे किसी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। निश्चित, निश्चित भी सेम, सेम जवाब, फ्यूचर सेल करके, ठीक है। वर्मा जी, अच्छा, आप भी फ्यूचर सेल करके, सभी एक जैसा सवाल जवाब दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर सेल करके। तो ये तो एक चीज हो गया, एक दूसरा सेगमेंट हो गया। जब हम डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो तब हम फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। पर मेरे को कैश में करना है, मेरे को आज इक्विटी में ही किसी स्टॉक को सेल करना है, मेरे पास मार्जिन नहीं है 2 लाख रुपए का, अगर मेरे को रिलायंस शेयर करना है, रिलायंस का शेयर्स बेचने हैं, तो सबसे बड़ी बात तो मुझे ये कि 250 शेयर बेचने पड़ेंगे उसके, ठीक है। फ्यूचर सेल जब आप बोल रहे हो, तो मुझे रिलायंस के 250 शेयर सेल करने पड़ेंगे विद मार्जिन अप्रोक्स अराउंड 1,40,000, 1,25,000। इस मार्जिन के अंदर हमें बेचना पड़ेगा, हमारे पास ये मार्जिन होना चाहिए। तो इसमें रिस्क बहुत हाई होता है फ्यूचर में। तो मेरे को तो सिर्फ रिलायंस के 100 शेयर ही बेचने हैं। कैश ऑन इंट्राडे, यस आशुतोष, राइट, एब्सोल्युटली राइट, इंट्राडे। आप इंट्राडे में कोई भी स्टॉक शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है इंट्राडे में, बेसिकली इंट्राडे में, इंट्राडे में आपने आज खरीदा, आज बाय किया, और आज ही सेल कर दिया, ठीक है। ये होता है। आप इसमें ये भी कर सकते हो, आपने आज सेल किया, आपने ने यू फर्स्ट सेल देन बाय टुडे, ठीक है। इंट्राडे में आप आज खरीद भी सकते हो और आज के आज बेच भी सकते हो, वो इंट्राडे में काउंट होता है। अगर आप किसी स्टॉक को आज बेच रहे हो, तो आपको उसे आज के आज ही खरीदना पड़ता है।
ठीक है, इंट्राडे के अंदर। और उसकी टाइमिंग क्या होती है, आप सभी को मार्केट टाइमिंग पता है सब? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए मार्केट टाइमिंग क्या है। मार्केट टाइमिंग्स, मार्केट टाइमिंग्स क्या है? सभी मुझे एक बार बता सकते हैं मार्केट टाइमिंग क्या है इंट्राडे के लिए? अगर हमें इंट्राडे करना है तो हमें 9:15 टू 3:30 हमारे मार्केट टाइमिंग चलता है। इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है 9:15 टू 3:30। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है, इसी दौरान हम स्टॉक को खरीद बेच सकते हैं। अच्छा, प्री मार्केट, प्री ओपनिंग मार्केट, पोस्ट ओपनिंग मार्केट, पोस्ट क्लोजिंग मार्केट भी होता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हम 9:15 से ट्रेड करना शुरू करते हैं, 3:30 तक हम ट्रेड करते हैं। अगर हमें इंट्राडे करना है, सपोज मैंने कोई स्टॉक जो है, सपोज मैंने रिलायंस बाय किया, 100 शेयर्स बाय किए एट 2500 रुपए पे, 9:15 ओपनिंग में मैंने बाय किया सपोज। तो मुझे ये रिलायंस के शेयर्स सेल करने होंगे 100 बिफोर बिफोर 3:30 PM। अगर मुझे किसी को इंट्राडे करना है तो मुझे उससे 3:30 बजे से पहले पहले बेचना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे ब्रोकर जो हैं, लगभग 90% ब्रोकर्स हैं, उनका टाइमिंग रहता है 3:15 PM। वो 3:15 बजे से पहले पहले आपका ट्रेड काट देते हैं। अगर आप खुद ही अपना ट्रेड सौदा नहीं काटते हो तो वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम काट देता है सौदा। तो बेसिकली होता है कि अगर आपने 3:30 से पहले पहले सौदा नहीं काटा ना, तो पेनल्टी लग जाती है। तो ब्रोकर पेनल्टी से बचने के लिए, आपको पेनल्टी से बचाने के लिए 3:15 बजे से पहले पहले आपका सौदा कटवा देता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आप जब लॉन्ग कर रहे हो, आप स्टॉक लॉन्ग कर रहे हो तो आपने ये कर लिया इंट्राडे। शॉर्ट में भी सेम आप ऐसा कर सकते हो। शॉर्ट में आप पहले रिलायंस को बेच सकते हो, रिलायंस सेल कर सकते हो, देन आपको बाय करना होता है बिफोर बिफोर 3:30 PM। या बाय या तो आप प्रॉफिट में करोगे या फिर आप लॉस में करोगे, पर जो भी है आपको इंट्राडे अगर आप करना चाहते हो, आप किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करना चाहते हो, तो आपको उसको 3:30 बजे से पहले पहले काटना पड़ेगा। प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, आपको उससे काटना पड़ेगा अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जब आपने कोई स्टॉक इंट्राडे आपने लॉन्ग कर रखा है, पर वो आप आज नहीं काटना चाहते किसी रीजन से, तो आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करा सकते हो। सर डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी इंट्राडे के जस्ट अपोजिट होती है। डिलीवरी में आपने आज बाय किया है, सेल आप इसे कभी भी कर सकते हो। ठीक है, सेल एनी टाइम यू वांट। 1 डे में, एक दिन में सेल कर सकते हो, 1 वीक में सेल कर सकते हो, ठीक है, 1 महीने में सेल कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो। वो डिलीवरी काउंट होगा, वो इंट्राडे काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लिया आपने इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है? ये सबको समझ में आ गया? एम आई क्लियर? आशुतोष क्लियर है? मैं जानता हूँ अभी थोड़ा सेशन गया है, थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, सब कुछ थ्योरेटिकल हो रहा है, थोड़ा बेसिक है, पर ये जरूरी है आप समझिए। मैं डायरेक्टली अगर आपको प्रैक्टिकल पे ले जाऊंगा ना, तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जिनको बेसिक की नॉलेज भी ना हो। मतलब मेरे लिए तो आप सभी बराबर हो, देखो अभी जीरो, सबके सब आप जीरो हो। अगर आप ट्रेडिंग शुरू से कर रहे हो, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता आप प्रॉफिट कमा रहे हो लॉस कमा रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप अभी सभी के सभी जीरो हो। तो एट प्रेजेंट फॉर मी, मैं आपको शुरू से सिखाऊंगा। ठीक है, जीरो से शुरू करेंगे। तो अभी जो आने वाले 2-3 सेशन है, आज का है और कल परसों का जो सेशन है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल रह सकता है, पर उसके बाद हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा का पूरा चार्ट पे काम करेंगे। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं, हम पूरा का पूरा इसी चार्ट पे काम करने वाले हैं। कंप्लीटली चार्ट पे, प्राइस एक्शन पे हम सारा काम करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सारा का सारा प्राइस एक्शन पे काम होगा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है वो डाउट को अपने आप पूछ सकता है। किसी को कोई भी तरह का डाउट है, प्लीज प्लीज आस्क। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? बाय लॉन्ग, मतलब मैं एक बार निकाल देता हूँ, जी देख लीजिए। हाँ, इसमें किसी को कोई भी डाउट है, हम क्या क्या क्लियर कर चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज यहाँ पे लिख दें नो डाउट्स, तो मैं सेशन आगे ले लूंगा। हम बाय कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं, लॉन्ग कर चुके हैं, शॉर्ट कर चुके हैं, हम बुलिश कर चुके हैं, बियरिश कर चुके हैं,
नो डाउट। आशुतोष जी को कोई डाउट नहीं है। निश्चित, निश्चित आपको कोई डाउट है? निश्चित, एम आई ऑडिबल? निश्चित, निश्चित। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करते हैं। ठीक है, जो है डिमांड सप्लाई। इसके बारे में आप सभी बहुत एक्साइटेड है, मुझे पता है। सब जानना चाहते हैं डिमांड और सप्लाई होता क्या है और हम इस पे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ डिमांड और सप्लाई क्या होती है। बेसिकली डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखिए। देखिए जैसे ये है, अब यहाँ पे मैंने ये सप्लाई जोन मार्क कर रखा है। ये जो एरिया है ना, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, अभी मैंने मार्क कैसे किया, ये मैं आपको बताऊंगा। ये सप्लाई जोन, और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली बैंक निफ्टी यहाँ इसके अराउंड आया, और वहां से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा ड्रॉप दिया है आज के डेट में। ठीक है, तो ये डिमांड कैसे, सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये यहाँ पे एक ये डिमांड जोन है, मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये कैसे करते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये अब ये देखिए, ये एक डिमांड जोन है, और यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी इसके अराउंड आया। और फिर देखिए बैंक निफ्टी ने क्या शानदार मूव दिया, क्या शानदार बुलिश मूव दिया। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। यही डिमांड और सप्लाई होती है। 25 दिन हम यही सीखने वाले हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो अब बात आती है डिमांड और सप्लाई कैसे वर्क करती है। ठीक है, बेसिकली कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको डिमांड और सप्लाई क्लियर कराता हूँ। देखो, डिमांड अगर किसी भी चीज की हाई होती है ना, मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेल सबसे ज्यादा होने वाली है। तो अगर सेल सबसे ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत हाई होगी, वो कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, उस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। तो ये होता है डिमांड। और सप्लाई, सपोज मंदी का समय आ गया, अभी मंदी चल रही है, जैसे मार्केट में बहुत जने बोल रहे हैं कि रिसेशन है, पूरा यूरोपियन मार्केट रिसेशन में है, अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है, चाइना में भी रिसेशन आ रहा है, काफी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है। तो रिसेशन में क्या होता है जनरली, रिसेशन में डिमांड बहुत कम होती है। तो डिमांड कम होती है तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता ना, तो फिर सीधा स्टॉक प्राइसेस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, डिमांड होने के लिए, डिमांड का हम पता कैसे लगाएंगे, डिमांड का क्रोनोलॉजी समझिएगा। डिमांड अगर किसी चीज की पता लगानी है तो उसकी सेल सबसे ज्यादा होगी, सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो स्टॉक प्राइसेस अप होंगी। ठीक है, और ऐसा ही सेम सप्लाई में होता है। सप्लाई में क्या होता है, सेल डिक्रीज होती है, सेल डिक्रीज होती है, सेल डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट डाउन जाता है, प्रॉफिट डाउन जाता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन जाती है उस स्टॉक की। ठीक है, समझ में आ गया डिमांड और सप्लाई। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोविड चल रहा था, ठीक है, कोविड आया, कोविड आया तो अचानक से क्या हुआ, कोविड में ना ये मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, इन सब की डिमांड अचानक से बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में क्या हुआ, जो ऑक्सीमीटर 300-400 मिलता था वो अचानक से 2,000-3,000 रुपए का हो गया। जो मास्क 10 रुपए में मिलता था, जिसको कोई खरीदता भी नहीं था, उसका अचानक से 100 रुपए, 200 रुपए प्राइस पहुंच गया। ठीक है, सैनिटाइजर था जो मतलब यूज भी नहीं करते थे हम पहले, कोविड के आते ही जैसे 20 रुपए 30 रुपए चला था, वो अचानक से 200-400 रुपए बढ़ गया। तो ये कोविड में, अब कोविड में हुआ कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, फार्मा कंपनीज को हुआ। तो आपने देखा होगा फार्मा कंपनीज कोविड में सबसे ज्यादा तेजी पे थी। निफ्टी फार्मा ने सबसे ज्यादा अच्छा हाई बनाया था कोविड के टाइम पे, 2019 के बाद में, 2020 2021 में निफ्टी फार्मा टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में से एक था। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड खत्म हो गया, कोविड आया, कोविड चला गया, सारी लॉकडाउन हट गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे टूरिज्म में बहुत अच्छा बूम आया, क्योंकि सबके सब लोग घर में पैक थे। अब कोई भी इतने टाइम तक तो हमें आदत ही नहीं होती ना कि हम इतने लंबे समय तक घर में बंद रहे, तो अचानक से सबको
छोड़ दिया, ऐसा लगा जेल से छोड़ दिया है, समझो। तो टूरिज्म में बहुत अच्छा बूम आया, टूरिज्म बूम आया तो जो होटल के प्राइसेस, जो अपनी नॉर्मली होटल के प्राइसेस 200 2000 3000 रुपए में जो रूम मिलता था, उसके प्राइसेस सडनली 7000 8000 रुपए हो गए। और जो ट्रैवल एजेंसीज है, जो टूर एजेंसीज है, ठीक है, जैसे उस समय हमारे स्टॉक मार्केट में काफी कंपनी जो लिस्टेड है, जैसे इंडियन होटल्स है, ठीक है, ईज माई ट्रिप है, ये सब लिस्टेड कंपनीज है और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं जैसे लॉकडाउन हटा ना, 6 महीने साल भर में इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ गई, लोगों को अपने आप ही पता चल गया कि इन कंपनीज की सेल बढ़ी है, सेल बढ़ी है, और सेल ऐसी ड्रास्टिकली बढ़ी है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया तो सबको पता चल गया कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे स्ट्रांग हो रहे हैं, कंपनी अच्छी परफॉर्म करने वाली है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस ऊपर चली गई। तो ये होता है डिमांड, ऐसे डिमांड ने काम किया। अच्छा, अब सडनली आप देख सकते हैं कोविड आए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, 2019 में कोविड आया था, अब 2023 आ चुका है, कोविड लगभग ना के बराबर, कोई कोविड से डरता भी नहीं है। तो अब हुआ क्या है, जो फार्मा की प्राइसेस थी वो डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई ना। जिस वजह से वो चले थे, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, इन सब की वजह से वो चले थे, अब उनकी इतनी डिमांड रही नहीं, तो उनका जो प्रॉफिट उस समय उन्होंने कमाया था ना, वो अब उतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो उनकी प्राइसेस स्लोली डाउन जा रही है। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई पे हम काम करते हैं। सब समझ गए डिमांड और सप्लाई क्या आती है। ये डिमांड और सप्लाई को हम मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसको मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे। ये कैसे अप्लाई करना है, सपोज मैं आपको समझाता। आपने ये लिया कोई भी स्टॉक है, ठीक है, कोई भी स्टॉक है, वो यहाँ पे उसकी प्राइस चल रही है, वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी डिमांड हमने आइडेंटिफाई करी है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड आइडेंटिफाई करने से क्या हुआ, प्राइस है ना यूं ऊपर जाएगी। डिमांड पे आया स्टॉक, हमने डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे प्राइस, स्टॉक ने इस प्राइस पे एंटर किया, हमने एंटर करते ही सीधा का सीधा स्टॉक बूम पे आ गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली है ना हमारे पास सप्लाई जोन मार्क थी, ठीक है, सप्लाई जोन मार्क है। अब यहाँ पे जैसे ही स्टॉक आएगा ना इस एरिया के बराबर, इस एरिया के आसपास है, जैसे स्टॉक आएगा, जैसे ही इस प्राइस पे आएगा, हम स्टॉक को बेच देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है, ठीक है। यही सेम फार्मा कंपनीज में हुआ था, फार्मा कंपनीज कभी परफॉर्म नहीं करते थे, फार्मा कंपनीज की प्राइस यहाँ पे आई कोविड के टाइम पे, फार्मा कंपनीज ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद जैसे ही उनकी प्राइस इतनी ज्यादा अच्छी, इतनी ज्यादा हाई हो गई कि जहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक की लगभग नेगेटिव हो गई या जीरो हो गई, तो सप्लाई जोन हम मानते हैं। ये फंडामेंटल टर्म है, ठीक है, ये फंडामेंटल टर्म है, ये हम अभी नहीं सीख रहे हैं। तो स्टॉक सप्लाई जोन में एंटर हुआ, वहां से स्टॉक ने डाउन मूव देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाले हैं, चार्ट्स पे हम पूरा का पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे पूरे टाइम, ठीक है। तो आपको डिमांड और सप्लाई समझ में आ गई, कैसे हम काम करते हैं, ये आपको टर्म समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या समझ में आया, मैं आपको समझा, बताइए। क्या अब अभी तक हमने स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे हम पैसा कमाएंगे, मेरे को कोई बता सकता है, आशुतोष, निषेध, आप ये बता सकते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, क्या रीजन, किस तरीके से कमा सकते हैं, बेसिक बेसिक बता दीजिए मुझे, कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा। यस, बाय या सेल करके, करेक्ट है, हमने बाय किया लो पे, हमने कोई भी स्टॉक है 100 पे बाय किया, सेल किया उसको 90 पे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ, ये हमने किया, यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। सपोज हम सेल भी कर सकते हैं, सेल एट लो, ठीक है, अगर हमने सेल किया है लो पे, जैसे हमने सेल किया 90 पे, अब हम बाय कर रहे हैं एट हाई 100 पे बाय कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो जनरली हमको करना क्या है, अगर हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है ना, तो हमें ये सिंपल सा फंडा याद रखना है, डिमांड वाले जो भी स्टॉक है ना, डिमांड वाले जो स्टॉक्स हैं, उनको बाय करना है, ठीक है। सप्लाई वाले जो स्टॉक्स हैं, उनको सेल करना है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। डिमांड वाले स्टॉक्स को हमें बाय करना है लो रेट पे, सप्लाई वाले स्टॉक को हमें सेल करना है हाई रेट पे,
ये सभी को समझ में आ गया? ये टर्म क्लियर है? ठीक है, ये टर्म सभी के क्लियर है? बाय सेल, लॉन्ग शॉर्ट, डिमांड सप्लाई, ये हो गया। ठीक है, बुलिश बेरिश हो गया, बुलिश बेरिश हो गया। अच्छा, ग्रीन और रेड क्या होता है सर? ग्रीन क्या होता है? ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कलर। अगर कोई स्टॉक तेजी पे है तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा, और कोई स्टॉक गिर रहा है कंटिन्यूसली तो वो रेड कैंडल बनाएगा। ठीक है, अगर कोई तेजी पे है तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा, कोई गिर रहा है तो वो रेड कैंडल बनाएगा। ठीक है, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि हम इस स्टॉक पे बुलिश है, तो बुलिश है तो उसने ग्रीन कैंडल बनाई होगी, और अगर हम बोल रहे हैं कि कोई स्टॉक बियरिश है तो उसने रेड कैंडल बनाई होगी। ठीक है, तो ये टर्म भी सबको क्लियर है? मैं क्लियर? ये टर्म सबको क्लियर है? अब बात आती है होलसेल और रिटेल की। तो देखो, होलसेल क्या होता है और रिटेल क्या होता है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, सपोज आपने धान का बिजनेस शुरू किया, आपने अनाज का बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप एक बोरी अनाज लेके आओगे मार्केट से, या 100 क्विंटल पूरा, या मतलब 1 टन पूरा अनाज लेके आओगे? आपको क्या सस्ता, क्या आपके पड़ते पड़ेगा? भाई खेम जी भाई, आप गुजरात से हैं, आपको तो ज्यादा अच्छे से पता होगा, आप तो ट्रेडर भी हैं। आप बताइए, आप क्या पड़ते पड़ेगा? आशुतोष जी, निशान जी, हम क्या करेंगे बेसिकली, आप मुझे बताइए। हम होलसेल प्राइस पे बाय करेंगे, ठीक है। हम होलसेल प्राइस पे बाय करेंगे। सपोज कोई जिसकी प्राइस, रिटेल प्राइस जो है, जो एमआरपी है, रिटेल प्राइस मतलब एमआरपी जो है, मान लो सपोज उसकी 200 रुपए है, तो हम होलसेल पे उसको 150 रुपीज में लेके आएंगे। ये हमारा जो 50 रुपए होगा ना, ये हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये जो होगा ना, ये 50 रुपए, ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ, आपको ये समझ में आ गया? क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ, बाय बाय रिलायंस एट होलसेल प्राइस एंड सेल एट रिटेल प्राइस? ये सबको समझ में आ गया? क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बाय रिलायंस एट होलसेल प्राइस और सेल रिलायंस एट रिटेल प्राइस? ये सबको समझ में आ गया ना? तो यही होलसेल और रिटेल होता है। स्टॉक मार्केट में भी सेम यही होता है, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करनी है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? तो अब तक हमने क्या सीखा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। देखो, 3 चीजें बाय करने की मैं बता देता हूँ। बाय करना है हमको एट लो, ठीक है। बाय हमेशा करना है किस पे? एट डिमांड जोन, एट डिमांड, ठीक है। और बाय हमेशा किस पे, किस प्राइस पे करना है? बाय एट होलसेल प्राइस, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? सेल किस पे करेंगे हम? सेल एट हाई, सेल एट सप्लाई एरिया, ठीक है। और सेल एट रिटेल प्राइस। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब होता क्या है ना, मैं आपको थोड़ा चार्ट के थ्रू समझाता हूँ एक बार। जैसे निफ्टी का चार्ट लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है, सब डिलीट कर देते हैं। अब बताइए, एक टाइम था जब निफ्टी है ना, यहाँ आया था, 16,900 के आसपास था। निफ्टी ने एक अच्छा खासा ड्रॉप दिया, ठीक है। निफ्टी ने 18,900 का हाई बनाया, उसके बाद निफ्टी ने सीधा 16,900 तक, 16,800 तक के अराउंड का लो बनाया। तो आप मुझे बताइए, आपने 16,800 में क्या खरीदा था क्या कोई भी स्टॉक? रिप्लाई कीजिए आशुतोष जी, निशित जी। 16,800 होलसेल प्राइस है या रिटेल प्राइस है? 16,800 होलसेल प्राइस है या रिटेल प्राइस है? होलसेल प्राइस है, ठीक है। होलसेल प्राइस होने के बाद भी क्या आपने यहाँ पे बाय किया था आशुतोष? क्या आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था? क्या आपने इस एरिया में इन्वेस्ट किया था? थोड़ा सा आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छा, चलो ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया था, पर निश्चित ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, 18,900 होलसेल प्राइस है, रिटेल प्राइस है? ये जो आया था दिसंबर में, और दिसंबर के टाइम पे निफ्टी ने 18,800 टच किया था, तो ये होलसेल प्राइस थी या रिटेल प्राइस थी? ये रिटेल प्राइस थी। तो आशुतोष और निशित, क्या आपने यहाँ पे स्टॉक्स को बेचा था या और तेजी करी थी? आपने स्टॉक्स को बेचा था या और तेजी करी थी? आपने नहीं बेचा, निशित ने नहीं बेचा। आशुतोष, आपने स्टॉक को बेचा या और स्टॉक्स खरीदे?
नथिंग, आशुतोष ने भी कुछ नहीं किया, ना स्टॉक को बेचा, ठीक है, ना खरीदे। तो यही होता है सर, ये रिटेल प्राइस होती है। मैं आपको यही समझाऊंगा पूरे, हम बैच में पूरे 25 दिन हम ये सीखेंगे, हमें होलसेल प्राइस पे बाय करना है, ठीक है, और हमें रिटेल प्राइस पे बेचना है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे होता है, ये आइडेंटिफाई डिमांड और सप्लाई से होता है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली डिमांड खड़ी है, और आप टेलीग्राम पे दिसंबर मंथ का मैसेज उठा के देख लीजिए, मैंने बोला था बाय द फियर। बाय द फियर का सिंपल सा मतलब ये होता है सर, यहाँ पे सब लोग बेच रहे हैं, पूरी की पूरी जनता फियर में है, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट हमने बहुत बार सुना होगा वॉरेन बफे का कोट कि बाय द फियर, तो हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए था। सपोज अगर आपने यहाँ पे फियर को खरीदा होता, तो यहाँ से निफ्टी ने एट परसेंट सिंगल रैली दी है 19,000 तक, 20,000 तक। आज निफ्टी 20,000 टच हो गया 16,800 से कंटिन्यूअसली, ठीक है। और सेल द ग्रिड, जब हर कोई बात करने लग जाए ना, मतलब पान की दुकान वाला भी अगर ये बात करता है ना कि मार्केट में बहुत तेजी है, मैंने इतने रुपए के शेयर खरीदे हैं, मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, सर वही सही समय होता है जब सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या समझे, बाय द फियर सेल द ग्रिड, ठीक है, ये समझ में आ गया। बाय द फियर, बाय द फियर, ठीक है, सेल ग्रिड, ये सबको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो भी नोट्स हम एक्सेल में लिख रहे हैं ना, ये सब आपको हैंड रिटन रखने हैं, आपको खुद अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मतलब मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा बैच के, इन ड्यूरेशन बैच, ठीक है, ये नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। ये सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, देखो जनरली होता है कि जब तेजी होती है ना, तो सबको तेजी दिखती है, हर कोई स्टॉक में बाय करता है। जब निफ्टी 18,500 भी था ना, अभी जब निफ्टी 18,500 आया था लास्ट मंथ, तब भी सबने ये सोचा था कि अब निफ्टी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा गिरेगा, 16,000 हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। तब किसी ने भी नहीं खरीदा, सब डर रहे थे कि यार यहाँ से वापस गिर जाएगा, सब वापस गिर जाएगा। पर अगर आपने वहां पे खरीदा होता, तो आज निफ्टी 19,900 के ऊपर चल रहा है, 20,000 के अराउंड आज उसने टच किया था कल। तो हमेशा ध्यान रखना, बाय द सेल द ग्रीड बाय द फियर, ठीक है। मार्केट में ऐसे ही काम होता है। तो क्या करना है हमको, क्या समझ में आया आपको, जब मंदी होती है तब आपको बाय करना है, और जब तेजी होती है तब आपको सेल करना है। ये आपको समझ में आ गया। जब मंदी होती है तब आपको बाय करना है। कोविड के टाइम जब 2019 कोविड आया था, तब निफ्टी 7,000 पहुंच गया था, और आज 2023 सितंबर निफ्टी 20,000 टच कर चुका है। 13,000 पॉइंट्स की रैली, 13,000 पॉइंट्स की रैली, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट नियर टू डबल। वहां पे हर कोई डर रहा था कि निफ्टी 4,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, पर जिसने उस समय खरीदा है ना, वो आज निश्चिंत है। सभी को समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको दो चीजों पे सबसे ज्यादा काबू होना चाहिए, सबसे ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल ऑन योर ग्रीड, ऑन योर फियर। इस पे आपको कंट्रोल होना ही चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। सर ये कौन से चार्ट है, विच सॉफ्टवेयर। निशित जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, इन बिटवीन टॉपिक आप कोई भी इस तरह का डाउट नहीं पूछेंगे। टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको सेशन के एंड में मैं खुद आपसे पूछूंगा कि आपको मुझसे कोई सवाल पूछे, आप पूछ सकते हैं। इन बिटवीन आप मत पूछिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ केवल आप उन्हीं का रिप्लाई कीजिए, है ना। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, मैं आपसे खुद ही पूछ लूंगा, ठीक है। तो अभी एक सिंपल स्ट्रेटेजी पे हम काम करेंगे। सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होती है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना, सिंपल सी स्ट्रेटेजी पे काम करो। काम ये है कि जब कोई भी आदमी कुछ भी नहीं खरीदने को तैयार है, हर कोई कह रहा है कि बेच दो यहाँ से, मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट और गिरेगा, तब आपको बाय करना है, ठीक है। और जब सब जने बाय कर रहे हैं ना, सब जने तेजी पे बाय कर रहे हैं, मतलब बहुत तेजी हो गई स्टॉक मार्केट में, 20% 30% की डेली आ गई इंडेक्स में, फिर भी लोग बाय कर रहे हैं, तब आपको बेच के निकल जाना है। सबको ये समझ में आ गया, ठीक है। सबको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आप किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक, टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक, डिमांड सप्लाई, ग्रीड फियर बुलिश बियरिश, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं अभी। ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली ना, स्टॉक मार्केट में
दो तरह से काम होता है। हम कोई भी टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स, टू एनालाइज, एनालाइज, टू टाइप्स, दो तरह के तरीके होते हैं जहाँ पे आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। सर फर्स्ट होता है फंडामेंटल, और सेकंड होता है टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। जनरली जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप उससे आप फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाता है, ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस हमेशा ट्रेडिंग पर्पज से, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम कर रहे हैं ना, तो आप इन्वेस्ट कब करते हैं? अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कब कर रहे हो? आप क्या क्यों करते हो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट? निश्चित बता सकते हैं? सभी जने रिप्लाई दीजिए। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हम उस बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब हमें वो बिजनेस अच्छा लगता है, हम उस बिजनेस के बारे में जानते हो, हमें इसकी पूरी नॉलेज है, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज इन्वेस्ट कर दिया कि यार उसने एक बहुत अच्छा कैफे खोला है, वो कैफे अच्छा लग रहा है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं और 6 महीने बाद प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन हमेशा है ना 5 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, ये होता है। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता इन्वेस्टमेंट, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज होता है ना, वो हमेशा होता है वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। हमेशा पर्पज इन्वेस्टमेंट का होता है वेल्थ क्रिएशन, और जो ट्रेडिंग का पर्पज होता है ना, वो होता है इनकम जनरेशन। इन्वेस्टमेंट से आप वेल्थ क्रिएट करते हो। सपोज आपने किसी भी बिजनेस में आपने 10% पार्टनरशिप लेकर के 1 करोड़ रुपए लगाए, अब आप उसको 10 साल तक रख रहे हो 100 करोड़ रुपए के लिए, तो ये आपकी वेल्थ क्रिएट कर रहा है लॉन्ग टर्म में। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में आपने 1 करोड़ रुपए में काम करना शुरू किया, आपने 1 करोड़ रुपए का माल खरीदा, उसको आगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचा, 1.5 करोड़ में बेचा, हो सकता है आपने एक दिन में बेचा, हो सकता है आपने 2 दिन में बेचा, हो सकता है 5 दिन में बेचा, हो सकता है 5 महीने में बेचो या 1 साल में बेचो, फिर भी वो ट्रेडिंग ही माना जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपरली आपने इनकम जनरेट के लिए किया है, डे टू डे इनकम जनरेशन के लिए किया है, वेल्थ जनरेशन के लिए नहीं किया, वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं किया। वेल्थ बनाई जाती है और इनकम कमाई जाती है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। वेल्थ जो होती है वो बनाई जाती है और इनकम जो होती है वो कमाई जाती है। अच्छा, जो चीज बनानी है उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें सब्र रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। इनकम है जो हमें कमानी पड़ती है, इनकम कमाने में हमें सर रोज काम करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तभी हम इनकम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। नहीं होता है। तो बेसिकली हम अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या देखते हैं सर? हम इन्वेस्टमेंट में ना उस कंपनी की बैलेंस शीट, पीएनएल देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, रेशियोज देखेंगे, उसके प्रमोटर्स क्या काम करते हैं, उनकी गुडविल क्या है, ठीक है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सब हम चीजें चेक करते हैं वेल्थ में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करना है, हमें ट्रेडिंग करनी है, इनकम जनरेट करना है, तो हम क्या चेक करेंगे? हम प्योरली एंड प्योरली सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालाइज करेंगे। पूरे के पूरे हर एक सेकंड हम प्राइस एक्शन को चेक करेंगे चार्ट पे। क्या करेंगे? चार्ट एनालाइज करेंगे, ये करेंगे सर। हम पूरे समय कंप्लीटली हम यही करेंगे, पूरा चार्ट एनालाइज करेंगे और कुछ नहीं, कंप्लीट यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। टेक्निकल्स में कंप्लीटली यही होगा, हम हर वक्त चार्ट एनालाइज करेंगे, टेक्निकल चार्ट, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? ये दो तरह के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के डिफरेंट रूल्स होते हैं, टेक्निकल के अलग रूल होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का अलग रूल होता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का रूल फंडामेंटल में लगा रहे हो, फंडामेंटल का रूल टेक्निकल में लगा रहे हो, बॉस आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है, आपको लॉस हो जाएगा। सपोज आपने इंडिया में एनर्जी सेक्टर जो है बहुत अच्छा चल रहा है, ईवी सेक्टर की वजह से एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा है, बैटरीज की डिमांड बहुत अच्छी हो रही है, तो हमने क्या किया? आपने सोचा कि बैटरी में सबसे ज्यादा जो अच्छा स्टॉक है वो हमें टाटा पावर लग रहा है, तो हमने उस पर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट हमने बेसिकली इस वजह से किया है क्योंकि इंडिया में अगले 5-10 साल में ईवी का अच्छा खासा बूम आने वाला है, ठीक है। पर आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आपने क्या किया? आपने ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस कर लिया और आपको लगा कि स्टॉक काफी नीचे जा रहा है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपने एग्जिट कर दिया। तो सर आपने वहां पे गलती कर दी। कभी भी फंडामेंटल को टेक्निकल के साथ मिक्स नहीं कर सकते, टेक्निकल को फंडामेंटल के साथ मिक्स नहीं कर सकते। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है।
कोई भी डाउट है? नहीं है? सबको समझ में आ गया टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? प्लीज सब रिप्लाई करें चैट पे। आशुतोष, आप बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं कर रहे, आप एक्टिव नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। डिमांड जो है ना, डिमांड होगी तो हम होलसेल पे प्राइस, होलसेल रेट पे बाय करेंगे, ठीक है। होलसेल प्राइस होगी, लो प्राइस होगी उस स्टॉक की, ठीक है। सब लोग फियर में होंगे कि अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। ये सब संकेत होते हैं, ये सब इशारे होते हैं, समझे? आम भाषा में क्या बोलते हैं, इशारे होते हैं, ठीक है। सप्लाई होगी, सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रिटेल प्राइस पे होगा स्टॉक, ठीक है। हाई प्राइस होगी उसकी कंपेयर टू उसके कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। सब लोग ग्रीड में होंगे कि यहाँ से स्टॉक और ज्यादा चलेगा, तो ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं आशुतोष? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ तक हम बेसिकली आज हमने ये कुछ बेसिक टर्म सीखे हैं, ठीक है। ये सब बेसिक टर्म्स थे, मैंने आपको कुछ सिखाए हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं क्या क्या चीजें हो चुकी है हमारी। तो देखो, बाय फॉयल हो गया, ठीक है। लॉन्ग हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, होलसेल एंड रिटेल हो गया, ग्रीन एंड फियर हो गया, ग्रीन और रेड हो गया, बुलिश बेरिश हो गया। अभी जो दो चार टॉपिक्स बच गए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बॉटम और टॉप, इसके बारे में मैं आपको इन बिटवीन प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है। हम बाद में सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, बॉटम और टॉप क्या होता है, पूरा चार्ट एनालाइज करके सीखेंगे। यार आप चिंता मत करना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिकल कब करेंगे। देखो मैं आपको सब करवा दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो आप, आपको सब कुछ करवा दूंगा मैं। हम जीरो से चलेंगे, हम एंडिंग तक पहुंचेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। शर्त बस इतनी सी है कि जो भी मैं आपको होमवर्क दूं वो आप पूरा होमवर्क करें। आप क्लास के बीच में हैंड नोट बनाएं अपने खुद के। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का आपको नजरिया बदल जाएगा। आप अलग लेवल से ट्रेड करोगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से ट्रेड हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब गलती कहाँ करता है हर ट्रेडर, मुझे बताइए। सब जने गलती कहाँ करते हैं? तीन सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी चाहिए हमेशा? इंपॉर्टेंट टू डू, टू डू ट्रेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ट्रेड करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमें किस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, मुझे ये बताइए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है ना सर, वो साइकोलॉजी होती है। हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं लोगों से कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी ये थी कि जब निफ्टी 18,000 आया था ना, तब हर कोई कह रहा था कि निफ्टी यहाँ से टूटेगा, 17,000 टूटेगा। जब 17,000 टूटेगा ना, तब हम खरीदेंगे, अभी 18,000 पे नहीं खरीदेंगे। ये हमारी साइकोलॉजी थी, ठीक है। सेकंड आती है स्ट्रेटेजी। आप ट्रेड कर रहे हो, आप किसी के भरोसे ट्रेड मत करो, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। आप उस स्ट्रेटजी पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बस स्ट्रेटजी आती है, ऐसा नहीं है कि सर हमने तो कोचिंग कर ली, आपका क्लासेस अटेंड कर ली, 25 दिन पूरे कर लिए, अब तो हमें पता है डिमांड और सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो अब जब मन करेगा तब हम अप्लाई करेंगे और काम कर लेंगे। सर ऐसा नहीं होता। आप अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। हाँ, बिना ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो सर प्लीज मत करना, 25 दिन ये वेस्ट है। मतलब आप ऑब्जेक्ट, आप एक तरीके से अपने 50 घंटे लाइफ के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो 50 घंटे ना आपके लॉस में नहीं जाने चाहिए, उससे आपको प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको ये सीखने का, ठीक है। तो निश्चित ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर आपको सीखने का, स्ट्रेटेजी। इससे स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा मायने रखती है ट्रेड करने से पहले, ठीक है। अब आता है रिस्क। आप कोई भी ट्रेड कर ले रहे हो तो उससे पहले आपको उसका रिस्क पता होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क आप झेल सकते हो, कितने रुपए तक का रिस्क आप उठा सकते हो। आप उस ट्रेड को मैनेज कैसे करोगे? ट्रेड को मैनेजमेंट करना मतलब आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आप किस प्राइस में एग्जिट करोगे, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट क्या होना चाहिए। ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये सब की नॉलेज अगर आपको होगी ना, इन तीनों चीजों पर अगर आपको कंट्रोल होगा ना सर, तो आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे बॉस, आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। मतलब आपसे बेटर ट्रेडर कोई नहीं हो सकता अगर आप तीनों चीजों पे कंट्रोल करके बैठे हो। आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल है,
आपको स्ट्रेटजी पे कंट्रोल है, आपको पता है कि आपको कितना रिस्क लेना है, आपको अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। बॉस, आपसे बेटर ट्रेड कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। पूरे के पूरे 50 घंटे आप मुझे बहुत ध्यान से सुनोगे ना बॉस, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रेडर बना के रहूंगा। पूरे 50 घंटे आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, और मैं हर दिन साइकोलॉजी के बारे में बात करूंगा। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन मैं आपसे बात करूंगा। देखो, बहुत बार हमने मार्केट में सुना है, लोगों की सुना है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है ना सर, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है ना, वो बहुत बढ़िया पैसा कमाता है। ठीक है, पर स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटेलिजेंस कंटेंट अच्छा है ना, तो आप जरूरी नहीं पैसा कमाओगे। सर, मुझे काम करते हुए 8 साल हो गए, मेरी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा क्लियर होगी, मेरी साइकोलॉजी सबसे ज्यादा क्लियर होगी आप में से। ठीक है, जो भी ये देख रहे हैं ना, आप सभी ट्रेडर से ज्यादा अच्छी साइकोलॉजी मेरी होगी, आप सभी से ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी मेरी होगी, रिस्क मैनेजमेंट मुझे आपसे ज्यादा बेहतर आता होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मैं आपसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ठीक है, मेरा आईक्यू अच्छा है, पर जरूरी नहीं कि आप आपसे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ईक्यू। अगर आपका इमोशनली आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, आपको आपके इमोशन पे कंट्रोल है, आपको आपके ग्रीड पे, फियर पे कंट्रोल है, बॉस, आप मुझसे भी ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है, आप मुझसे भी ज्यादा पैसा कमाओगे यहाँ पे। ईक्यू ज्यादा कंट्रोल, आईक्यू ज्यादा मायने नहीं रखता, इमोशन पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। इमोशन, इमोशन पर कंट्रोल, इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए आपका, आप पैसा कमा लोगे। ठीक है, ये सब तो हो गया। हमने डिस्कस किया 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ में कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाई एवरीवन मेक लॉसेस इन द मार्केट? सर, ये मुझे आप बताइए, सबके सब है ना, लॉसेस क्यों कमाए, लॉसेस क्यों होते हैं लोगों को स्टॉक मार्केट में? अभी हमने सेबी की रिपोर्ट पढ़ी, 90% जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो लॉस में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? फोमो, ठीक है, फियर, ठीक है, अगेन साइकोलॉजी। ठीक है आशुतोष, अगेन साइकोलॉजी की बात आ गई। निश्चित, फंडामेंटल्स नॉट क्लियर। निश्चित, अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर होना या नहीं होना जरूरी नहीं है। अगर आप टेक्निक, अब जैसे कि कोई आइडिया है, आइडिया वोडाफोन आइडिया है, फंडामेंटली वो कंपनी बहुत वीक है, पर आपने देखा होगा कि अगर आपने टेक्निकली उस स्टॉक को 9 रुपए पे डिमांड जोन पे बाय किया तो आज वो 11 रुपए प्लस गया था लास्ट। कल उसका 11 रुपए हाई था, 11 रुपीज क्रॉस। तो फंडामेंटल्स क्लियर होना, अगेन, आप अपने रूल्स क्लियर होने चाहिए आपके। आप फंडामेंटल्स का रूल टेक्निकल में नहीं डाल सकते, टेक्निकल का रूल फंडामेंटल्स में यूज नहीं कर सकते। निश्चित क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। इसलिए बोल रहा हूँ सर, अगर आप 25 दिन पूरा अटेंड करोगे ना, एक एक सेशन बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, 25 दिन बाद एक बहुत ही नए बेहतरीन ट्रेडर बन के आप निकलोगे। गारंटी है मेरी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं समझाता हूँ आपको, चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली गलती हम करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस ही नहीं होता। स्टॉप लॉस ही हमारा नहीं होता, सबसे पहली गलती। हम लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। बहुत बार हमने किसी न्यूज चैनल में बोल दिया, ठीक है, कि यार ये स्टॉक बाय कर लो, अब उसने बोल दिया, हमने खरीद लिया, पर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। सबसे बड़ी गलती होती है। या फिर हमने स्टॉप लॉस लगा भी लिया तो हम उसको फॉलो नहीं करते। हमने 100 रुपए पे किसी स्टॉक को बाय किया था, सपोज हमने 100 रुपए पे बाय किया, 95 का स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉक की प्राइस 90 रुपीज आ गई, हमने बेचा नहीं, हमने सोचा स्टॉप लॉस हिट हो ही गया है, 90 रुपए आ ही गए, वेट कर लेते हैं, क्या पता है 95 आ जाए। पर होता क्या, 95 नहीं आता, स्टॉक 85 आ जाता है, 80 रुपए आ जाता है, 75 रुपए आ जाता है, ये नीचे आता रहता है। हमने स्टॉप लॉस पे स्टॉक को नहीं काटा। या फिर क्या होता है, कई बार हमने 100 रुपए में बाय किया, 95 का स्टॉप लॉस लगाया, अब क्या हुआ, प्राइस 95 पे आई, हमने स्टॉक निकाल दिया, हमने स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने स्टॉक बेच दिया। उसके तुरंत बाद स्टॉक वापस 100 रुपए पे आ गया, 105 रुपए पे आ गया, 110 रुपए पे आ गया। तो ये जो फियर है ना, ये जो इमोशन है ना, इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। अगर ये आपके साथ एक बार हो जाता है ना, कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में वो स्टॉक वापस चल गया है, वो तेजी पे आ गया है, उसकी स्टॉक की प्राइस बढ़ गई है, आपके आपके टारगेट हिट करने लग गया है, तो आपका इमोशन वहां पे खराब, आपका इमोशन वहां पे डगमगा जाएगा, आपका ईमान डगमगा जाएगा। फिर आप जो भी नेक्स्ट ट्रेड लगोगे ना, उसमें आप स्टॉप लॉस पे ध्यान नहीं दोगे। जनरली हर ट्रेडर यही करता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है उसकी। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, तो वहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, अपना टारगेट रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, जब तक वो स्टॉक
स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं करेगा, मैं उसको एग्जिट नहीं करूंगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। 25 दिन आप मुझे दे रहे हो, 50 घंटे आप मुझे दे रहे हो, अगर ये 50 घंटे आप मुझे पूरे अच्छी तरीके से नहीं दे रहे हो ना बॉस, तो ये आप अपने साथ, अपने खुद के साथ धोखा दे रहे हो। अगर आपने आपने मेरा कोर्स परचेज किया, 5,000 रुपए आपने खुद पे इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 5,000 रुपए अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट किए ना, 5,000 रुपए आपने दे करके पूरा अच्छे से ध्यान दिया ना बॉस, ये 5,000 रुपए आपको 5 लाख भी कमा के देंगे, 50 लाख भी कमा के देंगे, 50,000 भी कमा के देंगे। ठीक है, ये आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। आपने जो यहाँ पे सीखोगे ना, वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपने जो यहाँ पे सीखा वो आपको कहीं काम नहीं आने वाला, हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगा वो आपको। ठीक है, इस कोर्स में मैं आपको पूरा अच्छे से सिखाऊंगा सर, मैं आपको खुद ही सिखाऊंगा 25 दिन के अंदर कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कितने रुपए का लगाना है। ठीक है, अच्छा स्टॉप लॉस चेंज करना है तो क्यों करना है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, टारगेट कैसे लगाना है, सब सब मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी वो होती है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। न्यूज बेस्ड हो गई, न्यूज हो गया, टिप्स हो गया। ठीक है, न्यूज बेस्ड टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग सबसे बड़ी गलती होती है कि हम किसी भी न्यूज को सुन करके हम ट्रेड कर लेते हैं। सपोज अभी कुछ दिन पहले आईआरसीटीसी की न्यूज आई थी कि आईआरसीटीसी को रेलवे ने पूरा का पूरा फूड केटरिंग का बिजनेस हैंड ओवर कर दिया, उनको पूरा टेंडर दे दिया। और वो न्यूज कंप्लीट नहीं थी, वो एक हेडलाइन पढ़ करके सभी न्यूज चैनल, जी बिजनेस हो गया, सीएनबीसी हो गया, इन्हें सभी एंकर जोर जोर से बोलने लग गए कि उसको ये ऑर्डर मिल गया, उसको ये ऑर्डर मिल गया, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ये सुनकर हम सबने क्या किया, हम सबने उस स्टॉक को परचेज कर लिया। ये हमारी सबसे पहली बड़ी गलती होती है कि हम अंधाधुंध न्यूज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा लॉस आके निकलोगे। अब हुआ क्या, उसके आधे घंटे बाद बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन दिया गया कि ऐसा नहीं है, जो जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं ना, वहां पे आईआरसीटीसी को केटरिंग का ऑर्डर मिल गया है। आईआरसीटीसी का स्टॉक कहाँ से करेक्ट हो गया, थोड़ा बहुत नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, टिप्स बेस्ड नहीं करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होकर काम करो। किसी दूसरे के भरोसे काम करोगे ना, तो हो सकता है आपकी नैया डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर दूसरा जना डूबा ना, तो वो आपको लेके भी डूबेगा। पर अगर आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर हो, तो आपको पता है कि आप कोई भी स्टॉक क्यों बाय कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उसको आपने एनालाइज किया है, किसी और ने नहीं। ठीक है, तो हमेशा इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए मार्केट में, किसी और के साथ नहीं। अच्छा, सेकंड थर्ड आता है एवरेजिंग। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं सर, हम स्टॉक एवरेज करते हैं। स्टॉक एवरेज कैसे करते हैं, जैसे कोई स्टॉक था 100 रुपए पे, हमने 100 स्टॉक खरीदे, रिलायंस के 100 शेयर बाय किए 2500 पे। ठीक है, फिर हमने वापस रिलायंस के 100 शेयर बाय किए जब रिलायंस के प्राइस 2450 रुपए आ गई। फिर हमने 100 शेयर बाय किए रिलायंस के जब रिलायंस के शेयर 2400 रुपए पे आ गए। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम स्टॉक को एवरेज करते हैं ये सोच करके कि हम इसकी प्राइस को और नीचे लेके आ जाए। एवरेज हम अराउंड 2400 2425 के आसपास हम लेके आ जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ये सोचते हैं कि हम 2425 पे लेके आ जाते हैं, फिर हमने जो फर्स्ट कॉस्ट पे बाय किया था 2500 पे, वहाँ पे हम बेच देंगे और हमें 75 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 300, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। एवरेज आप जब जब करोगे, आप तब तब लॉस में निकलोगे। ठीक है, आप उठा के देख लीजिए, यस बैंक, डीएलएफ, इंडियन वो रियल एस्टेट के, आप उठा के देख लीजिए, जिस जिस बंदे ने एवरेज किया ना, वो आज अच्छा खासा नुकसान में बैठा है। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। ठीक है, अच्छा स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस लगा करके ही काम करना चाहिए। टारगेट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे रिवेंज रिवेंज ट्रेडिंग, देखो बहुत कई बार होता है हम रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम रिवेंज ट्रेडिंग कम कर रहे हैं, पर हम करना शुरू कर देते हैं। सपोज मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया, मेरे को पहले दिन 5,000 का लॉस हो गया, तो अगले दिन फिर मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में क्या किया, मैंने और बड़ा ट्रेड लिया, ये सोच के कि जो 5,000 रुपए का नुकसान है वो तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा, उसके साथ में 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, तो 10,000 रुपए मैं कमाऊंगा एक साथ। उसकी वजह से क्या हुआ, आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। नेक्स्ट डे आपको 25,000 का नुकसान हो गया, उसके नेक्स्ट डे आपको 50,000 का नुकसान हो गया। ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अपने इमोशन पे काबू रखो। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट क्या होता है ट्रेड करने से पहले, साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप गुस्से में ट्रेड करोगे, आप नुकसान में जाओगे। रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। फिफ्थ है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोन लेकर के काम नहीं करना, लीवरेज होकर के काम नहीं करना। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो लीवरेजिंग देते हैं, जो ये कहते हैं कि आपको 5 दिन तक पैसा नहीं देना है, आप लीवरेज रख करके स्टॉक का पड़ा रहने दे सकते हो, ठीक है। आप अपने स्टॉक्स को प्लेज करके मार्जिन यूज कर सकते हो। ये हमें नहीं करके देना है, ठीक है। अगर आपको कोई 0% ब्याज दर पे भी लोन दे रहा है ना बॉस, आप लोन लेकर के काम मत करना, ठीक है। कोई भी ऐसे रातों रात अचानक से अमीर नहीं बनता है स्टॉक मार्केट में, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा होगा जो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तब जाकर के बाद इस अच्छी पोजीशन पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने में काम किया और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। लोन लेकर के काम नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिताजी ने 5 लाख रुपए दे दिए, चलो ठीक है सर, अब मैं 5 लाख रुपए मेरे पास आ गए, मैं कल से ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ। सर आप नहीं कर पाओगे, आप लॉस में जाओगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। जो थर्ड मैंने चीज बताई थी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, आपका वो सही नहीं बैठेगा, आप नहीं कर पाओगे, आप लॉस में ही निकलोगे फिर, ठीक है। ये नहीं करना है। छठा जो सबसे कॉमन रीजन मेरे को देखने को मिलता है अक्सर, मेरा ये एक्सपीरियंस कहते हैं, पैनी स्टॉक्स। जनरली बहुत सारे लोग पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस 1 रुपए चल रही होती है, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, मतलब जनरली वो 2 डिजिट के अंदर ही रहते हैं, मतलब 100 के नीचे रहते हैं। तो बहुत लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब पेनी स्टॉक में अक्सर क्या होता है ना, स्टॉक सर्किट में रहता है, मतलब या तो वो 5% अप सर्किट देता रहेगा रोज के रोज, अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट, तो यहाँ पे आपको नुकसान होने की ज्यादा डर रहता है। तो ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मतलब कॉमनली 6 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सब ज्यादा, बहुत बहुत लोग ज्यादा लॉस में रहते हैं। स्टॉप लॉस या टारगेट वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादातर वो एवरेजिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, गुस्से में ट्रेड करते हैं, लोन लेकर के काम करते हैं, तो उनका मार्जिन कभी कभी स्क्वीज हो जाता है, मार्जिन शॉर्टफॉल आ जाता है, तो ट्रेडर नुकसान में, मतलब ब्रोकर उनका नुकसान में काट देता है। फाइन स्टॉक्स में जनरली ट्रेड करते हैं। ये कॉमन रीजन होते हैं जिसकी वजह से ट्रेडर्स नुकसान कमाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आपके फंडामेंटल जो बेसिक जो टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो यहाँ पे क्लियर हो गए हों। बाकी बहुत सारे और भी थोड़े टर्म्स बचे हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिली हो। तो प्लीज एक बार अगर आप रिव्यूज दे सकते हैं तो आप प्लीज अभी रिव्यू दे दीजिए मुझे। निश्चित, आशुतोष, आप आज की क्लास का कुछ रिव्यू देना चाहते हैं, आप अभी दे सकते हैं मुझे। आशुतोष, निशित और बाकी सभी जो ज्वाइनिंग है क्लास, प्लीज अगर आपको यहाँ पे कोई रिव्यू देना है दे सकते हैं, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट बैच की फर्स्ट क्लास थी आज हमारी। तो इससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, तो प्लीज आप रिव्यू दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है आज की पूरी क्लास में तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक के अलावा आपको कोई डाउट है जो आपने डिस्कस किया आज, जो भी टर्म्स डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Everyone can understand your way of teaching is nice. Thank you, sir. Thank you so much, Asposh. Thank you so much, Nishit. निशित, आपको डाउट था ना, आप कुछ पूछ रहे थे बीच में, आप पूछ सकते हैं अभी। निशित, आपको कोई डाउट है अभी? आई वाज आस्किंग अबाउट द चार्ट सॉफ्टवेयर। सर मैं अपने ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जनरली। जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगा सर। निशित जी, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा डीएम, मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम बता दूंगा, ठीक है। आशुतोष जी, क्लोजिंग देखकर सर नियर बाय मार्केट व्यू। आशुतोष जी, इतनी जल्दी मत कीजिए, अभी आज बैच शुरू हुआ है, आप खुद सीखिए। मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ, आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, किसी और पे डिपेंड होकर काम नहीं किया जा सकता सर, है ना। मैं आपको 25 दिन पूरा अच्छे से सिखाऊंगा, 25 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा सर आप मुझे मार्केट का व्यू बताइए, आप मुझे खुद बताएंगे फिर व्यू कि दीपक भाई ये डिमांड जोन हो रहा है मार्केट में, निफ्टी यहाँ तक जा सकता है, इसके बाद इसका ये टारगेट होना चाहिए दीपक भाई,
आप खुद बताएंगे आशुतोष जी मुझे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मुझे खुद बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यही अटेंड कर क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय।